चलो बेटा, कल हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, वो जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जितना पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी। और आज हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको ट्रेड के बारे में पढ़ाया था ना, कौन कौन सी ट्रेड होती है जो डिजीज होती है, कौन सी ट्रेड को फॉलो करती है, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो और उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल ट्रेड पढ़ी थी ना, मैंने लिखवाया था आपको ट्रेड के बारे में, कौन सा डिजीज किस ट्रेड को फॉलो करता है। तो हम लोगों ने कल सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया था, हीमोफीलिया पढ़ लिया था। तो आप लोग यहाँ तक एक बार कंप्लीट कर लो। फिर हम लोग आज सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। सिकल सेल नहीं, हीमोफीलिया, हाँ, कल ब्राइटनेस और हीमोफीलिया, ठीक है। इसके बाद आज जो बच्चे वो डिजीज पढ़ेंगे और हम लोग सिंड्रोम के बारे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक बार जल्दी रिवाइज कर लो। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर का नाम है चलो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? मैंने आप लोगों को मोनो हैबिट क्लॉज पढ़ा दिया, डाई हैबिट क्लॉज पढ़ लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि मोनो हैबिट क्लॉज में लॉ ऑफ डोमिनेंस साइंटिस्ट ने दिया था, मेंडल ने। मोनो हैबिट क्लॉज में हमने क्या समझा था? एक कैरेक्टर को लेके हमने एक क्रॉस करवाया था, जहाँ F1 में हमें क्या मिला था? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली थी। सेल्फिंग कराई तो हमें रेशियो मिला 1:1, जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला 3:1। इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। हमने देखा इनकम्प्लीट में फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों रेशियो में क्या मिले थे? 1:1। और कोडोमिनेंस का मतलब था कि दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर को शो कर रहे थे, जहां पे हमने देखा था ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको डाई हैबिट क्लॉज पढ़ाया था। डाई हैबिट क्लॉज के बाद आपको रेशियो वहां मिला था 9:3:1। और साइंटिस्ट ने कहा था कि इसके बाद एक लॉ दिया था, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक टॉपिक आया था, जहां सटन एंड बोवेरी इन साइंटिस्ट ने क्या किया? क्रोमोसोमल पैटर्न को पढ़ा कि सेल डिवाइड होती है तो किस टाइम पे किस टाइप से क्रोमोसोम क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और फिर हम लोगों ने उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वहां पे एक साइंटिस्ट और थे, मॉर्गन, सही है। मॉर्गन ने क्या किया था? ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि अगर लिंकेज तो होती है तो वहां पे रेशियो 9:1 नहीं आएगा। लिंकेज का मतलब क्या बताया था मैंने? पैरेंटल टाइप
और रिकॉम्बिनेशन का मतलब बताया था नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने फिर म्यूटेशन के बारे में पढ़ा, मैंने आप लोगों को म्यूटेशन के बारे में बताया, और म्यूटेशन के बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ए पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, वो पढ़ा था। और कल मैंने आपको ट्रेट समझाया था, मैंने कहा था अगर कोई डिजीज का ट्रेट है तो कौन सा ट्रेट किस डिजीज में कौन सा ट्रेट फॉलो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। और कल मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में भी पढ़ाया था। तो आगे की डिजीज आज पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर ठीक है, आप लोग कॉपी निकालो और ये पढ़ना शुरू करते हैं। अरे बच्चे कहाँ भाग गए, इतने लोग आए क्या? आगे करना है। तो अब हम लोग उसके अगले वाली डिजीज पढ़ते हैं और हम लोग समझेंगे। कल मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया था ना। कलर ब्लाइंडनेस बेटा क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जब कोई रेड और ब्लू लाइट में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है उसको हम लोग क्या, ग्रीन था, पर ये तीन ही होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। हाँ, तो उसमें जब डिफरेंस नहीं कर पाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक यानी कि एक्स लिंक डिजीज है। और कैसी है, एक्स लिंक रिसेसिव, सही है। और हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था ये। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया के बारे में। नेक्स्ट हमारी डिजीज कौन सी है बेटा, सिकल सेल एनीमिया, सही है। ये क्या है वो भी समझेंगे। तो हम लोग ये वाला रिवाइज कर लो, फिर हम लोग वही करते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें बेटा, तो यहां समझ लो पहले, सिकल सेल एनीमिया इस डिसऑर्डर में क्या होता है बहुत ध्यान से सुनो बेटा। यहाँ पे होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इस डिजीज में होता है पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, जहां कोई बेस पेयर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है नॉर्मल बेटा, आप लोग बताओ अगर हमारी नॉर्मल आरबीसी है कोई, आप लोग ये पता है आरबीसी का काम क्या होता है, तो बताइए आपको आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो होता क्या है इसमें, नॉर्मल आरबीसी जो हमारी शेप होती है वो होती है बाइकॉन्केव। कैसी होती है, और जब ये बाइकॉन्केव से सिकल शेप का हो जाए, कैसा हो जाए, सिकल शेप, जानते हो क्या, हसिया का, तो ये इसकी शेप ऐसी रहती है और इसको बोलते हैं सिकल। सिकल शेप ये क्यों होता है समझो। ये बेटा ऐसा होता है, हमारा एक कोडॉन होता है mRNA पे। अगर मैं बात करूं यहाँ mRNA है, इस पे एक कोडॉन होगा जो होता है GAG। क्या होता है, GAG नॉर्मल। और जब वो हो जाता है क्या, GUG। समझ गए, ध्यान रखना आप लोग, यानी कि ए की जगह क्या रहता है, U।
खाली कोडॉन चेंज तो हुआ है, नाइट्रोजन एक्सचेंज हुआ, कोडॉन चेंज हो गया। और पहले ये कर रहा था किसको, पहले ये कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को। क्या कर रहा था बेटा, ग्लूटामिक एसिड को। और अब ये करता है किसको, वेलिन को। समझ गए, पहले जो GAG था वो ग्लूटामिक एसिड कर रहा था, आप किसको कर रहे हैं, वेलिन को। और वेलिन को कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज आएगी, और जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली बात। और ये कौन सी पोजीशन होता है, तो बेटा होता है 6th पोजीशन पे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन सा कोडॉन चेंज होता है, GAG की जगह क्या रहता है, GUG। और जो पहले कोड हो रहा था ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद क्या होता है, वेलिन। और जब ये ऐसा हो जाता है, मैंने कहा था आप लोगों से, जब भी कोई नाइट्रोजनस बेस चेंज होगा तो कोडॉन चेंज हो जाएगा, और अगर कोई कोडॉन चेंज होगा तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। और एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से पूरा क्या चेंज हो जाता है, प्रोटीन। समझ गए, तो हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा या कोई ना कोई फायदा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, GAG की जगह क्या आ गया, GUG। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वेलिन। और जो ये कब होता है बेटा, ये कौन सी पोजीशन होता है, बस अगर आपको इतना पता है तो आप लोग बड़े आराम से इसका आंसर कर सकते हो। वो आपसे कोडॉन भी पूछ सकता है, वो आपसे अमाइनो एसिड भी पूछ सकता है, और वो आपसे नाइट्रोजनस बेस भी पूछ सकता है कि कौन सा चेंज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी बताओ, सिकल सेल में क्या होगा भाई, हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन CO2 से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, यही तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे हो गया है सिकल सेल का RBC, और इसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। ठीक है, इसके बाद कौन सी डिजीज है, फेनाइलकीटोनुरिया। चलो मैंने इसके बाद लिख रहा हूं, आपको लिख लो। मुस्कान तुम कहाँ चले जाती बार बार, क्या मुस्कान, तुम वो कर रही हो, तो इसके घर पे हेलो शर्म करना थोड़ा सा। कहाँ बन रहा है, बन रहा है पीटीएस में, तो तुम सही यहाँ भागा करो ना, कोचिंग 3 घंटे रहने के लिए मिलेगा अच्छे तरीके से, तो सुबह जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाके खाना खाने। हाँ पूरी रहती है, 9 बजे बज जाती है। SSC का बैच पढ़ना, UPSC का पढ़ना, फिर इसके बाद नीट का पढ़ना, क्या दिक्कत है। ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने, तो आप लोग कोडॉन में ये क्या है बेटा, ये बच्चों क्या है, कोडॉन क्या है, ये कोडॉन अगर आपको लग रहा है पता नहीं क्या है तो अभी टेंशन ना लो, इसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे सर, कोडॉन क्या होता है, कैसे प्रोटीन बनता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये देखो डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस के बाद क्या वो बनता है, एमआरएनए। क्या बनता है बच्चों, एमआरएनए पे क्या होते हैं, कोडॉन। किसी भी कोडॉन से क्या होता है, कोई भी अमीनो एसिड कोड होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये पूरा ऐसा खेल होता है, अगर कोडॉन चेंज होगा तो अमीनो एसिड चेंज होगा, अमीनो एसिड चेंज होगा तो
प्रोटीन चेंज हो जाएगा। और सबसे पहले अगर डीएनए सीक्वेंस चेंज होगा तभी तो हुआ है, तो कोडॉन चेंज होगा, कोडॉन चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। ऐसे एक सीक्वेंस होता है जो पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है, तब जाके कहीं प्रोटीन बनती है। समझ गए? तो मेन जो है वो कौन है? डीएनए का सीक्वेंस। ये समझे? हालांकि पूरा अगर मैं बताऊं तो मैं सही से बता रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट रुको, ये कहानी पूरी फिल्म सही से लिख रहा हूं। देखो होता क्या है, सुनो। सबसे पहले बेटा यहाँ देखो, डीएनए सीक्वेंस होता है, क्या होता है बच्चों? डीएनए सीक्वेंस होता है। डीएनए कोड सीक्वेंस से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या होते हैं? कोडॉन। कोडॉन से एक बात और ध्यान रखना, फिर आप बनता है टीआरएनए, और टीआरएनए से क्या होता है? बनता है एंटीकोडॉन, और एंटीकोडॉन से क्या बनता है? अमाइनो एसिड कोड करके लेके आता है, और अमाइनो एसिड से क्या बनता है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से चेन होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन। हालांकि ध्यान रखना बच्चों एक बात और, यहाँ पे ध्यान सुनो, आप लोग ये ध्यान रखना, हमेशा कोडॉन से ही अमाइनो एसिड कोड होता है, ये तो खाली टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडॉन। ऑलवेज ध्यान रखना, कोडॉन से क्या होगा? अमाइनो एसिड कोड, लेकिन टीआरएनए क्या बनाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन। ठीक है, अब ये एंटीकोडॉन क्या है, कोडॉन क्या है, ये आपको बाद समझ में आएगा, लेकिन ये सीक्वेंस है जो पूरा फॉलो होता है, तब जाके प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब आप लोग बताओ, ध्यान रखना, कोडॉन से मैंने लिखा है अमाइनो एसिड, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे एक सीक्वेंस। अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो बेटा, अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए? यहाँ म्यूटेशन हो जाए, कोई भी नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए, तो आप लोग बताओ क्या कोडॉन चेंज हो जाएगा? अब कोडॉन चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन चेंज होगा तो अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड चेंज होगा तो पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड चेंज होगा तो प्रोटीन। मतलब फाइनली प्रोटीन चेंज होना है। और ध्यान रखना है, एक स्पेसिफिक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड भी कोड करता है, अगर कोई भी चेंजमेंट आ रहा है तो कोड फॉर अमाइनो एसिड नहीं होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है। तो साफ साफ मैंने क्या बोला अभी? GAG था कोडॉन, क्या हो गया? GUG, और ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया? वैलिन। कौन सी पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। और ये आने के बाद क्या हो गया? पूरा ही प्रोटीन चेंज हो गया। ये वही हिसाब है कि किसी का नाम होता है तो बेटा उसके नाम में अगर एक लेटर कम हो जाए तो क्या बन जाएगा? कोई और नाम बन जाएगा, है ना? ये सही है। समझ गए आप लोग? ये पूरा ये लिख रहे हैं क्या? लिख लो। हालांकि ये पूरी कहानी आपको सेकंड चैप्टर समझ आएगी, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। इसमें हम पूरा यही तो पढ़ेंगे उस चैप्टर में। पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। पूरा चैप्टर हमें यही सिखाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि कैसे डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग उस चैप्टर में तो बिल्कुल ही एब्सेंट ना करो, हालांकि इसे भी नहीं की तो अच्छी बात है, उसमें भी मत करना, ठीक है? जिससे आपको पूरा एक क्लैरिटी मिले कि कैसे कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जाता है, मॉलिक्यूलर बेस पे कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है? और आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई करो बहुत मेहनत से।
क्या कौन से? हाँ, ये सभी बीमारी हैं, ये जेनेटिक बीमारी है, डिसऑर्डर इन्हें बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। बेटा ये तुम कौन सी ये वाली कह रहे थे? ये क्या सभी बीमारी है? सिकल सेल, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जेनेटिक बीमारी जो फादर से बच्चों को मिलती हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर पहले से नहीं होती, बाद में नहीं आती हैं, फादर से ही मिलेंगी, यानी कि जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, आगे देखो, अगले हमारा नेक्स्ट ये लिखिए, देखो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा और आज ही मैं सर करवा दूंगा फिनाइल वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो अगले देखते हैं। बेटा अगला हमारा डिजीज डिसऑर्डर आता है, वो आता है फिनाइल कीटोनेरिया। क्या आता है? फिनाइल कीटोनेरिया। ये क्या होता है समझो आप लोग, इसको हमने पहले भी तो एक जगह मैंने बताया था आपको, फिनाइल कीटोनेरिया। बताओ कब बताया था? ये किसका एग्जाम्पल बताया था हमने? फिनाइल कीटोनेरिया। अरे अभी इस चैप्टर में बताया था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बताया था ना, ये प्लेयोट्रॉपिक में बताया था। अरे वो पॉली बन सकती है, प्लेयोट्रॉपिक में बताया था। चलो समझ गए, प्लेयोट्रॉपिक बताया था। देखो ये होता क्या है, पहले यहाँ डिसऑर्डर समझ लो आप लोग। बेटा एक हमारे पास सुनो, ये फिनाइल कीटोनेरिया में होता क्या है, एक एंजाइम एक हमारे से होता है फिनाइल एलेनिन। क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। ये कन्वर्ट होता है बेटा टायरोसिन में। किसमें होता है? लेकिन टायरोसिन में कब होता है? जब एक एंजाइम आता है, हमारा बनता है हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये एक एंजाइम होता है जो, अब आप लोग ये समझ सकते हो, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज अगर एंजाइम है तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट किसमें होगा? टायरोसिन में। और आपको पता है टायरोसिन हमारे से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे हार्मोन बनाता है। अब होता क्या है बेटा, ये जब एंजाइम एब्सेंट हो, मैं लिख रहा हूं यहां पे एंजाइम एब्सेंट। और एंजाइम एब्सेंट क्यों है? क्योंकि हो गया है यहाँ पे म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने की वजह से ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है। और अगर ये एंजाइम होना बनना बंद हो गया तो आप लोग बताओ कि ये कन्वर्ट हो पाएगा? इसमें नहीं होगा। और नहीं होगा तो ये पता है किसमें जाता है कन्वर्ट? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल पाइरुवेट में। ठीक है, और ये फिनाइल पाइरुवेट जो होता है ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ब्रेन में। एक्यूमुलेशन इन ब्रेन, और ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है तो यहां से क्या होता है प्रॉब्लम? बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, पहला। दूसरा, उसके बहुत सारी मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम आती है, मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, जॉइंटिस हो सकती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है,
बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मेंटली टायर्ड हो जाता है बच्चा, उसकी डेथ भी सकती है सही इस केस में। तो ये पूरा कहानी है। एंजाइम कौन सा एब्सेंट रहता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट किस में होता है? फिर फिनाइल पाइरूवेट में, क्लियर। और इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इससे क्या हो जाता है? मेंटली प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को। ये इनबॉर्न डिजीज होती है। इनबॉर्न का मतलब समझते हो आप लोग? जन्मजात, मतलब जन्म से बच्चे को होती है। हालांकि ऐसे बच्चे जीते भी नहीं है, ये तो एक यहाँ लिख दिया है। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको, जेनेटिक प्रॉब्लम कभी बाद में सही नहीं होती, ये तभी से हो सकती है जब कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। अगर उस टाइम पे कोई थेरेपी वगैरह हो जाए तो सही हो सकती है, वरना बाद में सही नहीं होती है, ठीक है। तो लिखो इसे, लिख रहे हो आप लोग? लिखो। ये ऐसे आते हैं ना, अभी वर्ड कितना आता है? एस्ट्रोलॉजर है नहीं कुछ, क्या है वो? एस्ट्रोलॉजी दिखाते हैं, अपना भविष्य वो कहता है, अरे गुरुजी आपको इस बात क्या मेरा भविष्य, तो कहता है आपको वो शादी वादी के बारे में बात करता है ना, किससे होने वाली किससे नहीं होने वाली। आप उससे लगता है ऐसा होता है क्या बच्चों? आपको लगता है कि ऐसा होता होगा? मुझे लगता नहीं ऐसा होता होगा। होता है? कौन कौन मानते हैं? मानते हो एस्ट्रोलॉजी सच है? हो सकता है, हाँ सही कह रहे हो, हो सकता है। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मैं इसमें भी एक बात समझाता। एक बात सोचो आप लोग, जैसे मान लो ये बताओ, हम लोग जो राशियां होती हैं, राशियां वो नाम बाय नेम होती है ना, किसका लेटर पहले स्टार्ट हुआ ये तो होता है। जैसे मेष राशि है हमारे, तो मुझे पता है कि ए से, हाँ मेरी मेष ही है, तो ऐसे अलग होती है। अब आप लोग बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम राशि देखें तो सब मेष वालों की सबकी जीवनी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन बेटा एक आदमी पैदा हो रहा है 10 साल बाद, एक आदमी उस दिन पैदा हो रहा है, बच्चे सिमिलरिटी उनमें ज्यादा होनी चाहिए, ना कि 10 साल में डिफरेंस पैदा हो रहे हैं। तो मुझे थोड़ा लगता है कि डाउट लगता है, लेकिन हाँ हो सकता है, क्योंकि लोग विश्वास बहुत करते हैं चीजों पे। जैसे अगर कुछ खरीदते हैं तो पहले पंडित जी के पास जाते हैं ना, कि बताओ किस राशि में ठीक चल रहा है। शादियों में राशि जी करते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर राशि ना मिल रही है तो फिर क्या होगा? तो नहीं होगी। तो राशि लड़के की काम लाते हैं भाई, लाते हैं। अरे मिलाते मिलाते नहीं, वो खाली बस एक वो ये देखते हैं किस महीने में सही पड़ रही है, टाइम देखते हैं, राशि कहाँ मिलाते हैं। बोल कर आप लोग भाई, और अगर ऐसे राशि मिलाने लगे तो पंडित जी को ले जाना पड़ेगा साथ में, भाई चलो पहले राशि वहां देख लेना, कैसे से जोड़ मिलना है। कुंडली, और कुंडली नहीं मिली तो हटा देते हैं। अरे पंडित जी को 500,000 रुपए दो एक्स्ट्रा, सब मिला देते हैं। ऐसे हालांकि मानना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ मत मानना, मानना चाहिए, इन चीजों को मानना भी चाहिए। आपको पता है एक और चीज होती है, तो पता है हर किसी का साइन भी होता है, जानते हो आप लोग उसको क्या बोलते हैं?
वो उससे आते हैं डेट ऑफ बर्थ से, जिसका डेट ऑफ बर्थ जब होता है तो कब से किसका है वो बोलते हैं। चलो ठीक है, ये चीज हमारे काम की नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ये समझ गए आप लोग, फिनाइल कीटोन्यूरी समझ गए, फिनाइल कीटोन्यूरी समझ गए आप लोग, बोलो क्लियर हुआ। तो यहाँ मैंने क्या बताया, फिनाइल एलेनिन होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम म्यूटेशन हो जाता है तो एंजाइम नहीं बनता है बेटा, ध्यान सुनो, और जब ये नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, और इससे क्या होता है फिर प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं, थैलेसीमिया। किस पे आते हैं, थैलेसीमिया। अभी मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, आप लोग लिखते रहा करोगे, किताब ना पढ़ना हो तो यही क्वेश्चन हो जाएगा आपका आराम से। अगले आता है हमारा डिसऑर्डर बेटा थैलेसीमिया। कौन सा आता है, थैलेसीमिया। ये क्या होता है वो समझो आप लोग बेटा। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, कौन सा होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा थैलेसीमिया ये डबल एस है ना, और ये कौन सा होता है, अल्फा में पता है क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है तो ये कौन से क्रोमोसोम पे होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये बेटा होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। किस पे होता है, 16 पे। और ये होता है क्रोमोसोम नंबर, किस पे होता है, 11 पे। यहाँ जो जीन के नाम याद रखना है, यहाँ जो जीन इफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग HBA फर्स्ट और HBA सेकंड। और यहाँ पे जीन्स होता है वो कौन से होते हैं, HBG। समझ गए। यहाँ के अफेक्शन से क्या होता है, अल्फा चैन नहीं बनती, आपको होता है हीमोग्लोबिन दो चैन होती हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, अल्फा चैन हीमोग्लोबिन की, और यहाँ पे अफेक्ट होती है क्या, बीटा चैन। और आप लोग बताओ बेटा, अगर चैन नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन बनेगा क्या, तो यहाँ पे क्या किसी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की। ध्यान रखना आप लोग, थैलेसीमिया और उसमें डिफरेंस है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन कमी नहीं होती है, वो बाद में होती है, पर आरबीसी का शेप चेंज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। समझ गए। तो ये था तुम्हारा थैलेसीमिया। जीन याद रखना, क्रोमोसोम नंबर याद रखना, और ध्यान रखना कि यहाँ पे कमी किसकी रहती है, हीमोग्लोबिन की। तो लिख लो ऐसे करके। अभी हम लोग पढ़ लेंगे आराम से। अभी पहले हम लोग इतना का समझ लो, लेकिन जो मेन है वो मैं समझा रहा हूँ। लिखो, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, उसको होने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और हम लोग किताब पढ़ेंगे फिर आराम से। ठीक है।
लिखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ये समझ गए हमको जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमने किसके बारे में पढ़ा? पहला पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा पढ़ा हीमोफीलिया, तीसरा पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, फिर फिनाइल कीटोनेरिया, फिर थैलेसीमिया। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने एक बार फिर ट्राई कर रहा हूँ। देखो कलर ब्लाइंडनेस में मैंने क्या बताया था, जब हम कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, कौन कौन से कलर? रेड और ग्रीन, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया आपको, इसके बाद कौन सा था? हीमोफीलिया, जहां मैंने बताया आपको ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब एक क्लॉट नहीं हो पाता है, सही क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, रॉयल डिजीज बोलते हैं उसको। तीसरा मैंने क्या बताया? सिकल सेल एनीमिया, जहां पे आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल टाइप की रहती है। चौथा मैंने बताया फिनाइल कीटोनेरिया, जहां पे क्या होता है बेटा? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, एंजाइम कौन सा एब्सेंट होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। और इसके बाद बताया थैलेसीमिया, जहां पे 2 ए क्रोमोसोम पे होता है 16 और 11। ध्यान रखना है आपको, अल्फा होता है 16 पे, बीटा होता है 11 पे। अल्फा 16 पे होता है, उसके जीन कौन से इफेक्ट होते हैं? 2 HbA1 HbA2। और जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसका जीन कौन सा होता है? HbB, ठीक है। और अल्फा चैन बीटा चैन नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पढ़ते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो, वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बेटा ये को बताओ आप लोग कि आपको नाम से नहीं पता लग रहा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता होगा? अरे यार, देखो यहाँ क्या होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है जब कोई क्रोमोसोम की कमी या ज्यादा हो जाए। आप लोग बताओ अभी तक क्या हो रहा था? क्रोमोसोम पे जीन होते हैं और जीन्स में क्या होता है? म्यूटेशन, मतलब कोई भी नाइट्रोजन से म्यूटेशन हो जाता है और जीन्स इफेक्ट होते हो रहे थे। अब आप लोग बताओ जब क्रोमोसोम ही कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होता है? सिंड्रोम। क्या होता है? और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। एक प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि आप लोग को सोचो बेटा, अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, जब बढ़ जाए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक क्रोमोसोम पे एवरेज कितने जीन होते हैं? कम से कम होते होंगे 4-5 जीन तो होते होंगे। और इतने जीन हैं अगर एक क्रोमोसोम पे, तो सारे के सारे जीन्स कम होंगे किसी में या बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो होता क्या है, सुनो आप लोग पहले। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो इन्हें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं?
और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे होता क्या है तो समझो बेटा, आप लोग बताओ, पहले ये समझ लो, जैसे मान लो अगर हमारा, देखो आपको पता है पेयरिंग में क्रोमोसोम होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम ऐसे हैं पेयर में दो दो के, इसको हम लोग बोलते हैं बाइसोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन ऐसे होता है। अब मान लो अगर किसी में -1 हो जाए, क्या हो जाए, या +1 हो जाए, मतलब एक बढ़ जाए एक कम हो जाए, जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं मोनोसोमी। पहले आप लोग ये समझे कि मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है। मतलब जब एक बढ़ता है या कम होता है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी या फिर ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ जाए और मोनोसोमी का मतलब एक कम हो जाए। पूरा क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं बच्चों? समझ गए? क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। ये देखने को मिलती है एनिमल्स में। कैसे मिलती है? और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्रोमोसोम बढ़ने को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। और ये किसमें देखने को मिलती है? प्लांट में। आपको क्या पॉलीप्लॉइडी समझ नहीं आ रहा है? पॉली मतलब एक से ज्यादा, जब क्रोमोसोम हो जाते हैं तो ये किस, लेकिन होते किसमें है? ये प्लांट्स में। पहले आप लोग ये समझ गए। बाइसोमी क्या होती है? नॉर्मल कंडीशन। ये वाली कैसी कंडीशन है? नॉर्मल। अब क्रोमोसोम ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम, और क्रोमोसोम कम होगा तब भी प्रॉब्लम। तो हमको ये देखना है कि किस में ए मैं बोल सकता हूँ बाई मोनोसोमी हो रही है, किस में ट्राइसोमी हो रही है, और कौन सा सिंड्रोम है। मैं तीनों सिंड्रोम आपको एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप लोग ये लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से तीन सिंड्रोम है आपके इसमें। कितने? 3। एक डाउन क्लाइनफेल्टर और एक कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है। लिख लिए? लिखो।
लोग पढ़ाई कर रहे हैं मेरे से क्या बच्चों? आज अरे मैं चल रहा है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? सिंड्रोम के, वो हाँ सिंड्रोम के बारे में, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में ना। तो यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ आपके सिंड्रोम में एक साथ लिखवा दे रहा हूँ तीनों को, ठीक है? कैसे पढ़ना है देखो। पहला बेटा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? रुक जाओ मैं सिग्नेचर लिखवा रहा हूँ तरफ से। दूसरा कौन सा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? और जो थर्ड है वो कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। आप लोग एक बार अच्छे समझ लो तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा? सबसे पहले आपको इसमें पता क्या होना चाहिए? देखो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिंड्रोम होते हैं यहाँ पे क्या होंगे? क्रोमोसोम कम होंगे या क्रोमोसोम ज्यादा होंगे। इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है? अब एक बात समझो आप लोग अच्छे से। बच्चे ये बताओ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये है तो यहाँ पे क्या होता है? पहले तो आप लोग ये समझा करो कि ये ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है, पहले समझो। तो ये वाला जो होता है बेटा वो कौन सा होता है? ऑटोसोमल। कौन सा होता है? ऑटोसोमल का मतलब क्या होगा कि यहाँ जो क्रोमोसोम होंगे 44 से पहले वाले या तो वो बढ़ेगा या कम होगा, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। तो आपको पता होना चाहिए ये कैसा होता है बेटा? ऑटोसोमल। ध्यान समझना वरना आप लोग भूल जाओगे। और ये दोनों कैसे होते हैं? सेक्स लिंक। कैसे होते हैं? यानी कि ये होता है मेल को और ये होता है फीमेल को। इतना हमको ध्यान रखोगे? बताओ ये किसको होता है? फीमेल को। किसको होता है? मेल को। ये कैसा होता है? ऑटोसोमल। अगर आपको इतना पता है वो आपको समझ जाना। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे होती है ट्राइसोमी। क्या होती है? और आप लोग बताओ ट्राइसोमी का मतलब मैंने क्या बताया था? एक का बढ़ना, यानी कि एक बढ़ जाता है। तो यहां मैं बोल सकता हूं और किस पे? 21वें क्रोमोसोम पे। किस पे होता है सर? 21, ठीक है? और यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी वो देखो। आप लोग ऐसे भी ध्यान रखो कंडीशंस क्या होगी। तो यहाँ आप लोग बताओ वैसे हमारे ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। तो 44 + 1 XX या फिर XY। समझ गए? तो यहाँ कंडीशन हो जाएगी 44 + 1। ये समझे आप लोग? और साथ में प्लस में XX अगर फीमेल है तो और मेल है तो। बताओ क्या दिक्कत है आपको? समझ जाओ कैसे? तो ओवरऑल जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? 45 + XX या फिर X, बस ये होगा। समझ गए? क्योंकि ये ऑटोसोमल है, यहाँ एक क्रोमोसोम बढ़ गया। कौन सा बढ़ा? ऑटोसोमल वाला। ऑटोसोमल बढ़ा तो यही तो बढ़ेगा ये वाला।
ये बढ़ा दिया तो मैंने कितने कर दिया ऑटोसोम 45, और नॉर्मल कंडीशन में कितने होते हैं 44 सॉरी, और यहाँ कितने हो गए 45 प्लस XX तो फीमेल और XY तो मेल। आगे देखते हैं, ये समझ गया बताओ। अब यहाँ जाओ, किलाइन फिल्टर किसको होता है मेल को, और यहाँ मेल में किसी कैरेक्टर आते हैं फीमेल के। तो आप लोग बताओ, आप लोग खुद बताओ अपने आप से, अगर किसी के पास XY है नॉर्मल कंडीशन में और उस मेल के पास फीमेल कैरेक्टर आ गए हैं तो उसमें क्या बड़ा होगा, एक X ही बड़ा होगा, तभी तो आएंगे। अब देखो मेल के पास भी 2 X हो गए और साथ में एक Y हो गया, तो समझदार हो गए थे बिल्कुल, एक X बढ़ेगा। तो यहाँ भी क्या हुई है ट्राइसोमी, क्या हुई बच्चों, तो यहाँ भी हुई है ट्राइसोमी, और ट्राइसोमी किसकी हुई है X क्रोमोसोम, यानी कि X वाला बढ़ गया। तो आप लोग बताओ बेटा, यहाँ पे बताओ मुझे, देखो यहाँ पे 44 तो रहेंगे ऑटोसोम, ये तो ऐसे रहेंगे, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस XX/Y, मतलब एक X बढ़ गया। तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे 47, कितने जाएंगे, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ क्रोमोसोम जाते हैं 47, यहाँ भी कितने जाएंगे 47। वो कुछ भी मुझे ऐसे बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ मेल के अंदर किसी कैरेक्टर आ जाएंगे फीमेल के। बहुत बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि इस वाले में टर्नर में अब फीमेल के कैरेक्टर मेल में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बेटा फीमेल के कैरेक्टर ही फीमेल में कम हो जाएंगे, नहीं समझ में आया। यहाँ मेल में तो फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, लेकिन वहां क्या होता है फीमेल में फीमेल के ही कैरेक्टर कम हो जाते हैं, समझ में आया। क्यों, क्योंकि वहां एक एक्स कम हो जाता है, और कम का मतलब मैंने क्या बताया था मोनोसोमी, वहां क्या होती है मोनोसोमी होती है। तो देखो यहाँ पे आपने कैसा देखा है जिसके अंदर मोनोसोमी भी हो, नहीं ट्राइसोमी भी हो, नहीं देखा है। यहाँ क्या होती है मोनोसोमी, मैं भी आपको एक कहानी बताऊंगा तो आप समझ में आएगा। मोनोसोमी आप लोग एक बात और ध्यान रखना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की थोड़ी सी आवाज महन है तो आप लगेगी तो आप कहने लगो अच्छे अत्यंत सिंड्रोम है, कौन सा किलाइन फिल्टर। ये थोड़ी बहुत आवाज महन या लड़कियों की मूछें जाना थोड़ी बहुत, ये तो नॉर्मल केस है, इसमें ये तो हार्मोन से हो सकता है ऐसा। जैसे किसी मेल्स में अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया या फीमेल में एंड्रोजन का बढ़ गया तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब पूरा ही चेंजमेंट लगे तो उस टाइम पे क्या होता है सिंड्रोम होता है। जैसे मैं आपको भी बताऊंगा मोनोसोमी क्या होता है बेटा, मोनोसोमी में क्या होता है बताऊं, एक कम हो जाना, और किसका कम हो जाना एक्स क्रोमोसोम का। तो यहाँ कंडीशन होगी 44 प्लस X0, समझ गए। तो यहाँ कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं 45, कितने रहते हैं तो इनटू। अगर आप लोग ये वाली कंडीशन याद रखोगे तो मुझे लगता है तब भी आपके तीनों सिंड्रोम बहुत अच्छे से आप कर सकते हो और बहुत अच्छे से इनको बता सकते हो, इसके आंसर दे सकते हो। अब आपको मैं थोड़ी कंडीशन बता रहा हूँ एक करके। जैसे डाउन सिंड्रोम में पता है क्या होता है, जैसे मान लो किसी के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो उसके अंदर एक जीन, बहुत सारे जीन बढ़ जाएंगे, तो उसके अंदर कुछ अलग टाइप का वो दिखेगा, इसे बोलते हैं मोंगोलियन की तरह दिखेगा। आपने जानते हो मोंगोलियन क्या होता है, जिसका माउथ थोड़ा ज्यादा खुला हो, जीभ थोड़ी ज्यादा बाहर आ जाए, ठीक है, आंखें होंठ बहुत मोटे हो, आंखें कैसी हो बाहर निकली हो, माथा पता नहीं बहुत चौड़ा हो, उसका ये हथेली बहुत छोटा हो, पता नहीं कैसा अजीब टाइप का, मतलब आप देख के डर जाओगे इस बच्चे को, उसे बोलते हैं मोंगोलियन। और इस वो किस केस में होता है, इस पर डाउन सिंड्रोम, समझ गए। यहाँ कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वैसी प्रॉब्लम होती है दिखने में, मतलब उसका माथा चौड़ा हो जाएगा, सही है, ये हथेली वगैरह चौड़ी हो जाएंगी, उंगलियां छोटी रहेंगी, ये सब चीजें होती हैं। मैं आपको गूगल पे दिखाऊंगा, ठीक है जी। चलो अगले आ जाते हैं किलाइन फिल्टर पे। किलाइन फिल्टर मैंने क्या बोला था बेटा आपको, किसको होता है मेल को होता है। तो यहाँ पे XY में क्या होता है, एक X बढ़ जाता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेल में किसके कैरेक्टर आ जाएंगे फीमेल के। आपने ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिसमें मेल में फीमेल कैरेक्टर आते हैं, होता है। अब ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कैरेक्टर आने से तो नहीं होता है, बहुत अच्छे खासे कैरेक्टर आ जाए। जैसे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मैंने ये तो देखा है कि फीमेल में फीमेल कैरेक्टर कम हो जाते हैं, वो देखा है, लेकिन मेल में फीमेल कैरेक्टर मैंने कम ही लोग देखे हैं। जैसे एक मैंने देखा है टर्नर सिंड्रोम का एक केस है, तो
अब यहाँ पे कहानी में बताई थी, पहले बताई थी क्या? नहीं बताई थी ना। जैसे मान लो मैं एक शादी में गया हूँ और देव सर भी दोस्त के लिए गए हमने, ठीक है। लड़का है मतलब ऐसा कोट पहना है और बाल उसके ऐसे जैसे मैं काटता है, मेरी ऐसी उसके सही है। आराम से उसने खाना वाना खाया, सब लोग घूमे गाँव में, डांस भी किया, सब कुछ किया, सही है। लेकिन देव सर अपने दोस्त के साथ बाद में आए थे थोड़ी देर, मैं पहले चला गया था। तो क्या हुआ, पूरा शादी हो गया, मतलब मेरे सामने, मतलब उसने हाथ में मिलाया, साथ में रहे। और जब सोए वो बताया तो कौन था बोले एक लड़की थी। अब मैं तो हक्का बक्का हुई कि मैं पूरी शादी में नहीं पहचान पाया लड़की थी, मतलब बिल्कुल उसका कहते पूरा लड़के की तरह। बता रहे थे क्या? बता रहे थे पूरा ही लड़की की तरह, मतलब मैं नहीं पहचान पाया। सोचो पूरा कहते कोट वोट पहना, उसको कहीं आप कहीं ले जाओगे तो क्या करेंगे? ठीक है, टीचर तो कह रखा, ठीक है। अब सुनो, तो ये इन लोग सो बताया मुझे, लेकिन ऐसा होता है बेटा, उसको प्रॉब्लम ही थी वास्तव में। ऐसा कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं, कभी लड़कों की तरह रहती हैं। मैंने ऐसे मेरे गांव में उसके पास लड़की है, वो लड़कों की तरह रहती है, वो गन्ना छीलने जाती है, ट्रैक्टर चलाती है, सब कुछ करता है। क्या कह रहे? क्या कह रहे? कौन? अच्छा, दो लड़कियां। अब उनसे मत कहना, वो कहते लड़की है, वो खाली कपड़े लेकर पहनती है, मुझे दिक्कत ना है। ये तो एक अपना वो हो गया ना कि अपना स्टाइल हो गया कि हमें स्टाइल में रहना है। बहुत लड़कियां ऐसी मैंने देखी जो लड़कियां कपड़े नहीं पहनती। मैंने एक नहीं, ये तो मैंने 15-20 केस देखे हैं। और बाल भी कैसे रहते हैं, लड़कों के रहते हैं। लेकिन तूने उसको देखा, दाढ़ी मूंछ देखी क्या? दाढ़ी मूंछ तो नहीं होगी ना। तो आप लोग समझे? तो बेटा यहाँ क्या होता है, अगर लड़कों में कैसी हो जाए तो लड़कों के ब्रेस्ट चौड़े हो जाएंगे, आवाज थोड़ी महन हो जाएगी, थोड़ी कहते नहीं मीठे होते क्या होते हैं उस टाइप का हो जाएगा, ऐसा होते हैं लोग, सही है। तो आपको पता है, अरे सुन दो पहले, ऐसे लोग ऐसे नहीं कि वो दिखने में वैसे हों, ऐसे लोग वैसे भी ऐसे होते हैं। मतलब वैसे का मतलब है कि वो लड़कों को भी पसंद करते हैं, ऐसे लोग होते हैं भाई, लड़के लड़कों को भी पसंद करते हैं। और ये केस मैंने देखा हुआ हूँ, ये अरे एक है, मैं रोज ही देखता हूँ। कैसे? वो मिलता नहीं, लड़कों को दिखता होगा और लड़का ही होगा। ट्रांसजेंडर ना सेकंड वाले आते हैं, ना थर्ड वाले आते हैं, ठीक है। और ना तो मेल होते हैं, ना ही फीमेल होते हैं पूरी तरीके से। लेकिन वो मेरे हिसाब से थर्ड वाले मानने चाहिए। हाँ, मेल कुछ मेल कैरेक्टर होते हैं, हाँ अलग टाइप के होते हैं, लेकिन वो एक तरफ से हम नहीं बोल सकते एक साथ ये ऐसे ही होगा। अच्छा, ऐसे लोगों से मैं मिला हूं पर्सनली, जो लड़के वो लड़का होते हैं, बिल्कुल लड़की को उनके अंदर मतलब जो एक होता नहीं है पसंद करना भी लड़कों वाली फीलिंग आती है। और लड़कियों के अंदर भी ऐसा कैरेक्टर होता है, लड़की लड़की को पसंद करती है, ऐसा नहीं होता है भाई। और ये तुम लोग ये मत सोचना कि मैंने देखा है कहीं पे, ऐसा नहीं, मैंने मिला हूं ऐसे लोगों से, पर्सनली मिला हूं। ये मत देखना कि मैंने कहीं देखा है, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं एक लड़के से मिला था, मैं आपको बताऊं, एक लड़के से मिला था, तो वो मैंने उससे पूछा ना बैठ के आराम से, मैंने क्या है बता, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने मुझे बताया कि रियल में ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैं उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा यार बताओ ऐसा ही होता है, तो फिर ये हो जाता है। तो ऐसा मैंने देखा है कि साफ साफ देखा, ठीक है। चलो, तो ये समझ गए हम लोग बेटा, सिंड्रोम समझ गए। तो यहाँ एक मेल में फीमेल कैरेक्टर और वहां पे फीमेल में फीमेल कैरेक्टर कम हो जाना, ठीक है, क्योंकि वहां एक एक्स कम हुआ है और यहाँ पे एक एक्स क्या हुआ है, बढ़ा है। और यहाँ तो ऑटोसोमल है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम लोग ऐसे ही रिप्लेसमेंट लिखा है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? आप तो लोग बैठ जाओ यार,
ये हो गया बेटा। चलो अब किताब पढ़े, तो ये समझ गए आप तो पूरा चैप्टर। हाँ लिखो इधर। देखिए लिखिए, तो हम लोग सब किताब पढ़ रहे हैं। और बेटा कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसलिए आप छुट्टी मत करना और ध्यान से आपको, क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो फिर स्टार्टिंग में कुछ अलग फील आता है ना, वो अगर स्टार्टिंग से पढ़े तो। देख लिया, ठीक है। तो बेटा हम लोग किताब पढ़े, तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर हैं इनके, कैसे हैं, क्या क्या है। मैंने तो आपको डिसऑर्डर पढ़ाया है, लेकिन ये चैप्टर हम लोग खत्म हो गया, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ तो हम लोगों ने प्रिंसिपल समझे, लेकिन वहां पे हम लोग क्या एक्चुअली समझेंगे कि कैसे प्रोटीन बनता है, क्या होता है। कहाँ पे हम लोग ये तो पढ़ लिया था। चलो ये पढ़ लिया था, सिकल सेल एनीमिया। मैंने कहा था देखो ऐसा नॉर्मल शेप होता है और वो कैसे आता है ऐसा। बेटा एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वो कभी भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ क्या दिखाया गया वो समझते थोड़ा सा। देखो यहाँ पे बेटा mRNA है, आपको पता है mRNA पे क्या होता है, कोडॉन। क्या होता है बच्चों, ये वाला ध्यान मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पता है क्या है, GAG और GTC। आप लोग बताओ क्या होगा ये डीएनए का होगा।
किसका होगा? और उससे कौन बना है? mRNA। तो mRNA का कोडॉन है और डीएनए का हमेशा एक स्टैंड क्या होता है? टेम्पलेट, और एक होता है कोडिंग। ये मैं सिखाऊंगा आपको। 3 to 5 वाला होता है टेम्पलेट और 5 to 3 वाला होता है कोडिंग। सही है। टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बनता है mRNA की। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, आप लोग इतने बच्चे यहाँ बैठे हो, जो नहीं आए वो भी सुन लो, ठीक है? लेकिन वीडियो नहीं दिखता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप लोग ध्यान रखना है आपको कि कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर छुट्टी मत करना, क्योंकि आप लोगों को मैं कहता तो हर चैप्टर में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, आपको समझ नहीं आएगा कौन किससे कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन किसके सेम है। और मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स स्टार्टिंग से 12th के बाद कोई सा भी एग्जाम देना, नीट का ही नहीं कह रहा हूँ, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इतना रोल प्ले करती है कि मुझे लगता है कि हर पेपर में, जो बायोलॉजी का पेपर होता है, चाहे आप कोई सा भी दो, जेनेटिक्स मान लो 10% में आती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ तीनों चैप्टर, एवोल्यूशन भी, ये भी, और इससे पहले जो हम पढ़ रहे हैं इससे बाद वाला भी, तो आप लोग क्यों ना ध्यान से पढ़ो। और ये चैप्टर अच्छे चैप्टर है, आपको बाद में समझ नहीं आएंगे, कितने ही पढ़ लेना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो। देखो बेटा, यहाँ पे mRNA होता है, उसका कोडॉन चेंज हो गया और ए की जगह क्या आ गया है बताओ? यू। आप लोग ध्यान रखोगे ए की जगह यू कैसे? मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ, मेरा नाम में पहला लेटर ए है और लास्ट लेटर क्या है? यू। तो मैं ध्यान रहता है ए से यू। याद रखने के लिए आप कुछ भी बना लिया करो, लेकिन याद रखने के लिए कुछ भी बना सकते हो भाई। तो मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ कि ए के, मेरा नाम क्या है? अंशु। तो ए आता है पहले और यू आता है बाद में। तो मैंने ध्यान रखा है पहले ए होता है, बाद में क्या होता है? यू। ध्यान रहेगा। ऐसे ही आप लोग ग्लूटामिक को बैलेंस कैसे ध्यान रखो पता है आपको? ये तो ध्यान रहेगा ना, ए से यू रहता है, क्योंकि फर्स्ट लेटर मेरा ए है और लास्ट लेटर क्या है? यू। तो ध्यान रखना ए से यू, फर्स्ट से लास्ट जाना। अब दूसरा, मैंने ये तो बहुत वैसी ट्रिक बनाई है, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि याद रखने की कुछ नहीं कर सकते हुई। और मैंने आपसे कहा था ट्रिक याद रखने के लिए कुछ भी बना लिया करो, लेकिन बताया मत करो किसी को ट्रिक क्या है। लेकिन मैं भी नहीं बताता हूँ बहुत सारी ट्रिक, लेकिन आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे इसको तो मैं एक पहले पता नहीं क्या माइंड में आ गया था, जीवी। आपने सुना होगा जीवी नोट, सुना है? क्या होता है? अच्छा ये वाला जीवी, चला तुमने सही बताया, ठीक है। मैं कोई और बोलने वाला था मैं दिल्ली का जीवी उठता था, तो मुझे वही से याद है, लेकिन इसमें से बोला 4GB और 5GB। तो जीवी होता है जीवी, तो यहाँ ध्यान रखना ग्लूटामिक से क्या बन जाएगा? वेलिन। हालांकि यहाँ सेकंड भी है, लेकिन होता तो है जीवी, तो ध्यान रखना, ठीक है? नाम एकदम आ जाएगा कि अगर आपको लगे कि यार क्या था, क्या हुआ था, किससे क्या चेंज हुआ था, तो नाम ध्यान रखना जीवी, जी से बी बन गया। चलो आ जाओगे। और ये कौन सी पोजीशन में बेटा? तो देखो 6th पोजीशन पे। बस ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बोलो मत कोई भी, क्योंकि हमको पूरा पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना है चैप्टर ये। हाँ, तो इसका टाइम खत्म हो गया कल भी, आज मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा। अगले देखो, इसका लाइफ स्पैन कल तक था अगले चैप्टर का, लेकिन मैंने क्यों खींचा? क्योंकि अच्छा चैप्टर था, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें वो मैं अब आज जो लिखूंगा वो कल वाला लिखूंगा, समझ रहे हो? इसीलिए पढ़ लो जल्दी से। कह रहा है दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब ये ऑटोसोमल है, मतलब मेल और फीमेल दोनों को होगी। और कह रहा है बेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द जीन्स। क्योंकि ये कैसी डिजीज है? ऑटोसोमल। और ऑटोसोमल है तो दोनों ही पेरेंट्स कैरियर की तरह काम कर सकते हैं। अगले कह रहा है कब कर सकते हैं बेटा? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। आप लोग बताओ हेटेरोजाइगस में तो ऐसा होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। कह रहा है द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील्स HBA और HBS। कह रहा है बेटा आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं इसके, HBS के HBS सो द डिजीज फिनोटाइप। अब ये कह रहा है सिकल सेल है, एस का मतलब क्या है यहाँ पे? सिकल सेल है डिजीज को। कह रहा है हेटेरोजाइगस में क्या हो सकता है? HBA HBS। यहाँ ए का मतलब क्या है? नॉर्मल, और एस का मतलब क्या है? सिकल सेल। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है दो एलील जब डिफरेंट कैरेक्टर्स को करते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं। तो क्या है बेटा? तो इंडिविजुअल apparently unaffected but they are carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny। आप लोग बताओ बेटा, अगर ये वाली कंडीशन है HBA HBS, तो एक एलील जाएगा एक सेल में गैमेट में, एक दूसरा जाएगा दूसरे में। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो नहीं हो सकता, इसको मान लिया ये वाला एलील रिसेसिव केस में है, तो इसको तो नहीं होगी, लेकिन बच्चों को कर देगा। तो 50% चांस आएंगे बच्चों के डिजीज होने की, समझ गए? अगले कह रहा है 10 exhibiting sickle cell trait that a defect is caused by the substitution of glutamic acid। क्या रहता है इसके जगह पे? valine at the 6th position लिखा है। और कह रहा है of the beta globin chain of the hemoglobin molecule।
कह रहे थे सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। और क्या हो रहा था यहाँ पे 6 कोडॉन में क्या हो रहा है बेटा, GAG की जगह क्या रहता है, GUG, E की जगह क्या आ जाएगा, U। और कह रहा था म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमेराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन causing the change in the shape of the RBC from biconcave dish to elongate sickle like structure। तो biconcave से कैसा हो जाएगा, सिक्किल से। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोडॉन कौन सा, GAG से GUG, ग्लूटामिक की जगह क्या रहता है, वेलिन, कौन सी पोजीशन में आता है, 6 पोजीशन पे। और यहाँ जो बाइकॉनकेव होता है वो कैसा रहता है, सिक्किल से। समझ गए। अगली देखो बेटा, अगले आता है फिनाइल। ये समझाऊं क्या, बताओ, ये मैंने वो बनाया है, ध्यान रखना कौन सा एंजाइम फ्रेंड होगा यहाँ पे, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। तो ये देखो लिखा होगा यहाँ पे, एंजाइम का नाम लिखा है यहाँ पे, देखो कह रहा है दिस इन्वॉल्व जन्म से मेटाबॉलिज्म आल्सो इनहेरिट एट द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये भी ऑटोसोमल है, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। कह रहा है बेटा द अफेक्टेड मिलियन लैक एन एंजाइम। अब ये एंजाइम इसने नहीं लिखा है, एंजाइम कौन सा बताया था मैंने, हाइड्रोक्सिलेज बताया था। और कह रहा है बेटा कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइल एरिन को किसमें कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में। और कह रहा है जब ये नहीं होता है तो ये एक्यूमुलेट हो जाता है, कन्वर्ट किसमें जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन में हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा इसका, मेंटल रिटार्डेशन। और कह रहा है दीज आर आल्सो एस्केटेड थ्रू यूरिन बिकॉज़ ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। तो यूरिन के थ्रू क्या होता है, ये पास आउट होता है, ठीक है। अगले क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो मैंने बताया था वही याद रखना आप लोग, रख सकते हो यार, मैं क्या जल्दी करवा दूंगा, हल्के कर रहा हूं ना, 10 मिनट मैं जल्दी कर रहा हूं। चलो याद रखो, क्या है थैलेसीमिया, देखो आराम से पढ़ो बेटा। कह रहा है दिस इज आल्सो ऑटोसोमल। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये तीनों डिजीज कैसी हैं, ऑटोसोमल। उससे पहले वाली कौन सी थी, सेक्स लिंक। समझ गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी डिजीज सेक्स लिंक है, कौन सी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू, आप डिजीज के बारे में पता हो ही, अगर ना पता हो तो ये तो पता ही हो कि डिजीज है कैसी, ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक है। आप लोग चाहो तो मैंने जहां ट्रीट लिखवाई है वहां पे आप लोग डिजीज के नाम लिख लेना एग्जाम्पल करके, जिससे आपको ध्यान आ जाए एकदम से, ठीक है, याद कर सको। तो कह रहा है दिस इज आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से किसमें जाती है, बच्चों में। और कह रहा है व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। एक बात और सुनो आप लोग ये तो समझ रहे हैं कि दोनों के पेरेंट्स कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि बेटा ये डिजीज ऑटोसोमल है, और ऑटोसोमल में अगर जो जिस एलील पे डिजीज होगी वो किस केस में होगा, रिसेसिव, तो पेरेंट को तो नहीं होगी लेकिन उस बच्चे को हो जाएगी, कि वो ट्रांसफर तो करेगा ना गैमेट बना के वही। अगले कह रहे हैं हेटेरोजाइगस डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन व्हिच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। इसमें क्या होगा, ग्लोबिन चेन बनना बंद हो जाएगी। और कह रहा है अल्फा चेन एंड बीटा चेन। और कह रहा है बेटा दैट मेक अप हीमोग्लोबिन, और जो क्या बनाती हैं, आपको पता है हीमोग्लोबिन के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन। मैंने आपको ये बताया था जो आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट। तभी तो आपको पता है CO2 जब मिलती है ग्लोबिन से तो बनाती है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, सही है। अगले देखो कह रहा है बेटा दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनीमिया व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज, और इससे डिजीज आएगी। कह रहा है थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक जो करता है अल्फा ग्लोबिन चेन प्रोड्यूस, और दूसरा बीटा थैलेसीमिया जो करता है बीटा ग्लोबिन चेन। अब आपको जीन्स भी याद रखने हैं। अच्छा हम लोग कैसे ध्यान रखोगे, अल्फा में कौन से क्रोमोसोम होता है, 16 और बीटा 11, कैसे ध्यान रखोगे बताएं आपको, मैं तो ऐसा करता हूं, लग रहा हो देखो एक थोड़ा सा ट्रिक समझ जाओ। अल्फा हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा लग रहा है 6 बना हुआ है ये अब मैंने बनाया है लेकिन शायद लग रहा है ऐसा, तो 16 ध्यान रखना। बीटा हम ऐसे करते हैं पहले, तो मान लिया वो 11 लिखे जा रहे हैं, सही है, कोई डंडा खींच रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, 11 एक बनाना है। अभी 13 मत कर देना कभी। यहाँ देखो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ, समझ गए, तो यहाँ दो जीन्स इफेक्ट होते हैं। अल्फा में बेटा कौन होता है, कंट्रोल दो जीन्स होता है HBA1 HBA2, और कह रहा है ऑन क्रोमोसोम किस पे है,
और कह रहा है ईच पेरेंट्स एंड इट्स ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। कह रहा है मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय बीटा थैलेसेमिया कंट्रोल किस पे होता है? HB किस पे होता है? क्रोमोसोम किस पे कितना होता है ये? 11। और कह रहा है ईच पेरेंट एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स। थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ देखो कह रहा है बेटा सिकल सेल एनीमिया दैट द फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया differ from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules while the latter is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin। आप लोग बताओ, आप लोग समझते हो क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है? बताओ। क्वालिटी और क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी कम होगी और यहाँ क्या होगी? क्वालिटी। समझ गए? क्योंकि हीमोग्लोबिन तो यहाँ होगा लेकिन वहां पे तो हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा। समझ गए? तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैंने क्या बताया था बच्चों आपको? मैंने कहा था जब कोई ट्राइसोमी या मोनोसोमी हो जाती है तो वहां पे जो एबनॉर्मलिटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या उनको ग्रुप में हम लोग बोल देते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? मैंने कहा था उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूक्राइडी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और प्लांट में क्या होती है? पॉलीक्राइडी। ये टर्म जो है ना, ये छोटे टर्म बच्चे भूल जाते हैं जल्दी, और आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ये कह रहा है द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि वहां पे हम बोलते हैं उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कह रहा है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल। अच्छा ये काम कब होता होगा बताओ? जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तब। और वो भी किसमें? गैमीट का। और गैमीट का सेल डिवीजन हो रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और बेटा कह रहा है रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एन्यूक्राइडी। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या होता है बताओ? मैंने क्या बताया था? क्रोमोसोम 21 पे रहता है, एक्स्ट्रा कॉपी यानी कि ट्राइसोमी रहती है यहाँ पे। और कह रहा है बेटा सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑन एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है किस पे? टर्नर सिंड्रोम पे। और कह रहा है बेटा इन ह्यूमन फीमेल्स फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीक्राइडी। पॉली का मतलब है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पॉलीक्राइडी। पॉली मतलब एक से ज्यादा। और कह रहा है दिस कंडीशन किसमें देखने में मिलती है? प्लांट्स में। सही है। अगले कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 पेयर होते हैं। मैंने कहा था 22 पेयर कौन से होते हैं बेटा? ऑटोसोम, जो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। और इसके बाद कह रहा है तो 1 पेयर क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सम टाइम थ्रू दो रेयरली आइदर एन एडिशनल कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल और एन। ये देखो ये बच्चा कर रहा है, अभी दिखा रहा हूं इसको। इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कह रहा है बेटा ए वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दीस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब क्या होगा? मैंने क्या कहा था? जब एक बढ़ जाता है। और मोनो का मतलब क्या है? जब एक कम हो जाता है। रिस्पेक्टिवली सच अ सिचुएशन लीड टू अ वेरी सीरियस consequence इन द इंडिविजुअल। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आप लोग समझदार हो, पहले तो ये समझो आप लोग। चलो पहले इधर समझते हैं। ये देखो ये बच्चा कौन सा है बताओ? इसको क्या हुआ है? ये डाउन सिंड्रोम का है। सही है। डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है? आप बात कर रहे हो, ये पढ़ाई कर लो, कर रहे हो। ये क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब है यहाँ पे देखो बच्चा लग रहा है, जैसे वो कैसा, जैसे ऐसा लग रहा है इसने पॉटर जैसा लगा दिया है। और ये देखो आंखें बड़ी लग रही हैं, इसका माउथ देखो ओपन लग रहा है, होता है ना जैसे कुछ बच्चे होते नहीं है थोड़े से अलग टाइप के होते हैं और उनके फिर काले लगाते हैं ऊपर से यहाँ तक। ठीक है, वो वाली यार हो जाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाली। ठीक है, तो बेटा ये डिजीज हो सकती है। इसके बाद ये जो केस है इसमें क्या है? टॉल सेचर विद फैमिली साइड से। चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लो आप लोग ये करके। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं।
The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21 पे क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी जाती है। और कह रहा है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, लैंगडन डाउन, मतलब लिखेंगे अपने नाम पे सही कुछ भी हो जाए, तो साइंटिस्ट का नाम भी क्या है, लैंगडन डाउन, इनके नाम भी जी में। कह रहा है द अफेक्टेड लीजन इज शॉर्ट ए स्टार्टेड विद स्मॉल राउंड हेड फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। कह रहा है palm is broad with characteristic palm crease, physical, psychomotor and mentally क्या होते हैं, retarded होते हैं। क्या होगा, समझ गए? हाँ बताओ कोई बात है क्या? तो सही है। तो ये वाला डिसऑर्डर समझ गए हम लोग, अब समझते हैं हम लोग ये वाला डिसऑर्डर, ठीक। क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर के बारे में मतलब क्या बताया था, ये कैसा होता है बेटा, ये मेल को होता है और यहाँ पे एक एक्स बढ़ जाता है, मतलब मेल के अंदर किसे कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल की। तो देखो क्या कह रहा है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरोटाइप ऑफ, कैसा हो जाएगा बेटा, 47 XX बाई, यानी कि 46 होते हैं और एक एक्स बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 47, ठीक है। और आप लोग खुद बताओ बेटा, अगर किसी का XY कंडीशन होता है और उसमें एक एक्स बढ़ जाए तो क्या होगा, फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे उसमें। तो कह रहा है देखो, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। अगले कह रहा है बेटा द, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। ये कैसे इंडिविजुअल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि स्टेराइल का मतलब क्या है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को फॉलो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सिंपल भाषा में। अगले देखो, ये वाला दिखा रहा है, ये सच लाइक कंडीशन की डेवलपमेंट ब्रेस्ट है मेल की, सही है बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो हम लोग, पढ़ लो। टर्नर सिंड्रोम देखो, कह रहा है टर्नर सिंड्रोम का मतलब है सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स कम हो जाएगा और यहाँ कितने जाएंगे, 45। और अगर फीमेल में सोचो 2 एक्स होते हैं और एक एक्स कम हो जाए तो क्या होगा, यानी कि उसमें फीमेल के फीमेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, ना कि फीमेल में मेल कैरेक्टर आ जाएंगे। कोई बच्चे ये बोलते हैं कि मेल में फीमेल को, फीमेल में मेल, कैसा नहीं होता है, मेल में फीमेल के आते हैं लेकिन फीमेल में मेल के नहीं आते हैं, फीमेल में फीमेल के ही कैरेक्टर कम हो जाते हैं। अब तुम समझो तो मेल तरह लगेगी दिखने में ना, ऐसा हो सकता है। तो कह रहे हैं देखो 45 विद एक्स, ओ नहीं लिखा है, ये एक्स 0 लिखा है, समझ गए। और कह रहे हैं सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरी आर rudimentary besides other feature including lack of other secondary sexual character, मतलब कुछ कैरेक्टर उसमें क्या हो जाएंगे, फीमेल्स में कम हो जाएंगे। अभी भागो मत, एक बार पहले रिवाइज कर लो पूरा, जल्दी करो। फिर चैप्टर हो गया खत्म हमारा, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। करो बेटा, एक बार रिवाइज करो, फिर मुझसे पूछोगे और क्या। अबे सभी मत देखो, मेरी पढ़ाई कर दो बताओ। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब सुनो, पहले पूरी बात सुनो। आपको बताइए एक चैप्टर खत्म हो गया, अब इसके बाद आपको बताइए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको ये पता लगा कि इनहेरिटेंस एक्चुअली में कैसे होता है, किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हम लोगों ने मोनो हैबिटॉस पढ़ा था, हम लोगों ने डायहैबिटॉस पढ़ा था। हम लोगों ने चैप्टर में ये भी समझा कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अभी तक हमें नहीं पता था, हमें पता लगा डोमिनेंट और रिसेसिव केस क्या होता है। मुझे पता लगा कि अगर किसी के पास कैपिटल टी स्मॉल टी एलील्स हैं तो वो कैसे करेगा, टॉल भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। यानी कि दो पेरेंट्स का कैरेक्टर, बच्चे में किसी एक पेरेंट्स का कैरेक्टर आ सकता है। अगर कोई मामा पापा गोरे काले हैं तो बच्चा काला भी हो सकता है और गोरा भी हो सकता है। एवरेज लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा यहाँ पे, और हमने को डोमिनेंस भी देखा। मैंने आपको यहाँ पे ए डायहैबिट क्लॉज बताया, जिसमें हमने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जहां दो पेरेंट्स होते हैं, अगर दो पेरेंट्स में कोई दो कैरेक्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे में वो डिपेंडेंस हो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।
कि एक पेरेंट्स अगर टॉल और गोरा है तो मैंने कहा था कि बच्चा बौना और गोरा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको समझाया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि भाई साइंटिस्ट ने एक क्रोमोसोमल पैटर्न को देखा और जब देखा तो उन्हें पता लगा कि भाई यहाँ तो कुछ अलग चल रहा है। सेल के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है उसमें क्या आ रहे हैं, क्रोमोसोम आ रहे हैं, और क्रोमोसोम आ रहे हैं तो उन्होंने बताया क्रोमोसोम जब आ रहे हैं तो क्या आ रहे होंगे, जीन्स, और जीन्स आ रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर किससे आएंगे, पेरेंट्स से भी आएंगे, और पेरेंट्स से क्योंकि जीन्स पेरेंट्स के तो फिर कैरेक्टर भी किसके, पेरेंट्स के, ठीक है। ठीक है, जय श्री राम। इसके बाद सुनो, ये अच्छा लग रहा है, जैसे मैं ही लगाऊंगा ये, जहाँ भी बैठे हो जय श्री राम है। एक मेरे साथ मैंने आपको बताया था ना, एक हमारे साथ एक लड़का रहता था, तो उसका थोड़ा सा सुनो चले जाना, वो एग्जाम तैयारी करता था तो उसका दिल टूट गया था तो सुनो वो टूटा नहीं था, पता नहीं उसका, ऐसे लोगों का टूटता रहता है, हर साल में टूटता है ना, क्योंकि दो लोग जोड़ते हैं एक लोग छोड़ देता है, ऐसा होता है लोगों का। तो उसने सुबह उठने के लिए एक कॉलरट्यून लगाई थी अलार्म, और अलार्म पता है क्या लगाया था, क्योंकि वो नहीं पता था। जैसे हम लोग तो ऐसे नहीं कि एक बार उठ गया तो उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और मुझे लगता है मैं तो हमेशा टाइम से उठ जाता हूँ जब उठना होता है, लेकिन वो नहीं उठता था। वो ऐसा था कि अगर सो ऐसे तुम तो कुछ लोग ऐसे देखे होंगे ना, लापरवाह लोग, जैसे उन्हें लग रहा है कि सोना है तो सो जाएंगे 11 बजे तक, उन्हें मतलब ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उठना है, संडे हो जाए कुछ भी उठ जाते हैं वो। तो उसने एक अलार्म लगाया था, अपना अलार्म गाना लगाया था, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखिए, सही है। और सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लिया उसने, बोला अंशु भाई जब भी ये गाना बोलेगा तो मेरे दिल में एक आग लगेगी और मैं तुरंत उठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, सही है। मैंने कहा अच्छा है। अब क्या हुआ, जैसे ही सुबह अलार्म बोलता तो वो तो नहीं उठता, लेकिन हम लोग उठ जाते हैं, सही है यार। मेरा आँख खुल रहा था कि ठुकरा के मेरा प्यार, वो गाना बोल रहा है, स्वर हो रहा है, तो आवाज हो ही जाएगी। तो क्या हुआ, उससे कहा भाई देख, अब वो क्या करता, हमें उठ के अलार्म बंद करना पड़ता अपने सोते। तो मैंने कहा भाई देख, तू अलार्म ही मत लगा, तू ऐसे ही रहे, खाली मैं बताऊं तू कुछ कर नहीं पाएगा, ठुकरा कुछ भी हुआ लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा तो सोते रहे आराम में, तो बड़ा मुश्किल से उसका। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि डिस्टर्बेंस रहता है फिर तो होता है। चलो वो अच्छी बात है उसकी, मेरे साथ अच्छा मजा आता था। चलो हम लोग बेटा कल पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोग सब लोग प्रेजेंट है ना, तो अपने दोस्तों को बताना कि कल नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। Gracias.